अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग CS601 डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं इसके बारे में काफ़ी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसका जो पेपर है वो कंसेप्चुअल तो नहीं आ रहा, लेकिन वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बार बार वही आ रहे हैं। आपको मैं कोई 6-7 इस तरह के क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके पेपर में उनमें से 2-3 क्वेश्चन मस्ट हैं कि 5 नंबर और 3 नंबर के आ जाएंगे। और बाकी हम कुछ इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ MCQs वगैरह हैं और उसकी मैं फ़ाइल एक मैंने एप्लीकेशंस की फ़ाइल बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब कि ये वीडियो जितने मिनट की भी बनती है, आप अगर इस वीडियो को देख लें और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं 4-5 मैंने, अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आप 80% मार्क्स ले लेंगे, क्योंकि इसका पेपर बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो हम आते हैं अपने पेपर की तरफ। अच्छा, जिन मेंबर्स को होता है ना फाइल के लिए, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उसके बाद मुझे फाइल के लिए दोबारा फाइल एक दफ़ा बनानी पड़ती है, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। और फाइल मांगने IB में ना आया करें, यहाँ पे वीडियो के नीचे ना कमेंट कर दिया करें, क्योंकि कमेंट्स और लोग भी पढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब आपको प्रोवाइड किया जाता है एक फाइल का लिंक, तो वो बाकियों को भी मिल जाता है। अब आप अलग-अलग आते हैं तो हर बंदे को अलग-अलग फाइल देनी पड़ती है, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दिया करें, तो वहाँ पे मैं आपको फाइल का लिंक दे देता हूँ। फेसबुक का ग्रुप है उसके अंदर मैंने पोस्ट कर दी होती है। जैसे ही मैं बना लेता हूँ फाइल, मैं फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से हर बंदा खुद ही जाके उठा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं इस फाइल की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल फ्रेमिंग टेक्निक्स। अब ये MCQs के तौर पे काफ़ी दफ़ा आई हुई थी। ये आपने ऐसी इसकी 2 टेक्निक्स हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट है स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। इसके बारे में भी आज एक क्वेश्चन आया हुआ था। इन ग्राफ थ्योरी स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ इन विच देयर इज नो लूप। अब MCQs भी इसमें आ सकता है कि जिसमें लूप नहीं होती वो कौन सा ग्राफ होता है, तो वो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम है। अगर स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम के बारे में कोई और आपके से क्वेश्चन किया जा सकता है, तो उसमें भी आप एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि उसके अंदर कोई लूप नहीं होती। नेक्स्ट, ये तीनों में से एक आपको MCQs कंफर्म आएगा। अब RTC आ जाए, CTS आ जाए या ACK आ जाए, या फिर वो आपसे पूछ ले कि 10-11 को की मीनिंग क्या है। ये आपको तीनों में से एक MCQ इसके बारे में ज़रूर आएगा। और आपने ये याद कैसे करना है, एक तो इसको तरतीब से याद करें। RTC रिक्वेस्ट टू सेंड, सबसे पहला रिक्वेस्ट टू सेंड है। दूसरा CTS क्लियर टू सेंड है। तीसरा ACK एक्नॉलेजमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ और कि आपने इनके एब्रीविएशंस भी याद रखने हैं। क्या पता आपको एब्रीविएशंस पूछ ली जाए। अच्छा, आपने तरतीब से इस तरह याद रखना है। और नेक्स्ट आप अगर देखें, सबसे पहले 10-11 मतलब 1011। 1011 से आपने स्टार्ट होना है। 1011 के बाद 1100 आएगा। पहले क्या है 1011, 1000 ना क्या आप 1011 कह ले। 1011 उसके बाद 1100, फिर उसके बाद 1101। मतलब तरतीब से है, एक आपने नीचे से ऊपर की तरफ आना है। 1011, 1100 और 1101। और इसी तरह आप इधर याद कर ले, रिक्वेस्ट टू सेंड पहला है, क्लियर टू सेंड है, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट है। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ये इनमें से एक MCQ ज़रूर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम। फ्रेम कितने किस्म के होते हैं, एक मैनेजमेंट फ्रेम होता है, एक कंट्रोल फ्रेम होता है, एक डाटा फ्रेम। ये आपको MCQ बेस पे ही आएगा अगर पेपर में आया तो। नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था और 3 नंबर का क्वेश्चन भी था। इसकी सब टाइप्स लिखनी थी। अब ये आपको ये इसने प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, इसके बारे में भी आ सकता है। ये जो गो बैक एंड प्रोटोकॉल है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपने चारों इसी तरह याद करनी है, बल्कि अगर आपके पास टाइम है तो इनको आगे भी एक्सप्लेनेशन इनकी ना थोड़ी बहुत याद करें कि सिंपल प्रोटोकॉल में क्या होता है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, गो बैक प्रोटोकॉल में क्या होता है, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में क्या होता है। इनके आगे ना थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन एक दफ़ा देख लें बुक से। इसके हैंडआउट्स तो है नहीं है, वैसे पुराने हैंडआउट्स हैं, लेकिन आप PPT स्लाइड्स डाउनलोड करके ना वहाँ से एक नज़र मार लें, क्योंकि इसके अंदर आपको लिखने में आसानी हो जाएगी अगर इसका मेन क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो। नेक्स्ट है सिंपल प्रोटोकॉल।
ये आई थिंक मैंने 2 के बारे में लिखी भी हुई है लाइन, हैज़ नीदर फ्लो नॉर एरर कंट्रोल, ना ही उसके अंदर फ्लो होता है ना ही एरर कंट्रोल करने की खासियत होती है सिंपल प्रोटोकॉल में। और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है जो, वो बहुत काम करता है, फ्लो भी होता है उसके अंदर और एरर कंट्रोल भी होता है। बाकी दोनों की नहीं लिखी हुई, इन दोनों की मैंने लिखी हुई है। इसी तरह बाकी दोनों की भी अगर आपको पीपीटी स्लाइड से मिलती है तो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सोनेट फंक्शनल लेयर्स। अब ये भी एक मेन चीज़ है कि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं। पाथ लेयर है, लाइन लेयर है, सेक्शन लेयर है, फोटोनिक लेयर है। ये भी आपने इसी तरह याद कर लेनी है। नेक्स्ट है इथरनेट एवोल्यूशन। अच्छा, इथरनेट के हवाले से एमसीक्यूज तो आ ही रहे हैं। मेन जो क्वेश्चन है ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन, वो 2 से 3 इथरनेट के हवाले से पूछ रहा है, यानी कि इथरनेट में कोई और चीज़ पूछ लेता है या फिर वो लेयर्स हैं उनके बारे में पूछ लेता है। आपको इथरनेट के टॉपिक से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज और क्वेश्चन, यानी कि आपका कोई 25 से 30% पेपर आपका सिर्फ इथरनेट से वो भेज रहा है। अब इथरनेट क्या है, लैन वाज डेवलप्ड 1970 में डेवलप हुई है। उस वक्त इसको 4 जनरेशन में तकसीम किया गया था। ये एमसीक्यूज भी काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट, इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट एंड 10 गीगाबिट इथरनेट। अब इसको आपने याद करना है, जो स्टैंडर्ड था उसके अंदर क्या स्पीड थी इंटरनेट की। ये क्या थी, 10 MB पर सेकंड। आपको पता है कि 10 MB इंटरनेट बहुत स्पीड होती है, तो मोबाइल वगैरह जो बंदा यूज़ करता है वो तो इसको इजीली याद कर सकता है। जो स्टैंडर्ड है वो 10 MB पर सेकंड है। अगर फास्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 MB पर सेकंड। अब गीगाबिट की बात की जाए तो वो 1000 है। हमने आगे को बढ़ना है ना, गीगाबिट की बात करें तो 1000 MB पर सेकंड, लेकिन वो यहाँ पे जीबी में पूछेगा आपसे। तो आपको गीगाबिट से भी पता लगता है कि जीबी, गीगा से जी और बिट से बी, तो आप 1 जीबी भी कह सकते हैं। 1 जीबी 1000 MB के बराबर होता है, तो आप 1 जीबी भी कह सकते हैं, 1000 MB भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 10 गीगाबिट, तो वहाँ पे 10 जीबी आ जाएगा और वो इज इक्वल टू 10,000 MB होगा। वैसे तो एक गीगाबिट 1000 के बराबर होता है, सही हो गया। 10 गीगाबिट आप 10 जीबी लिखेंगे। ये चारों आपने अच्छी तरह याद करने, इसमें से भी आपको 2 एमसीक्यूज कंफर्म है कि पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है फाइबर नेटवर्क। अब ये भी पेपर में आ रहा है बार बार। इसका एक एमसीक्यूज कंफर्म है, इसका भी ये पेपर में आएगा, बल्कि इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी इसने पूछे हुए हैं। अब एक तो आपको पता है 10 बेस 5 है, जिसमें 5 आ गया एंड पे। जो एमसीक्यूज में वो पूछेगा वो 10 बेस वाले पूछेगा। 10 बेस 5 है, 10 बेस 2 है, 10 बेस टी है, 10 बेस एफ है। अब 10 बेस 5 है, 5 थिक पार्ट रखना है अपने, थिक नेटवर्क है। जो 2 है वो छोटा हो गया, इसलिए थिन नेटवर्क कर लेना है। अब 10 बेस टी और एफ, ये 2 ही चीज़ें हैं, तो टी फॉर ट्विस्टेड, एफ फॉर फाइबर। तो आपने इन चारों को इस तरीके से याद कर लेना है। 5 को थिक है, 2 थिन है एंड टी फॉर ट्विस्टेड है, एफ फॉर फाइबर है। अब जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 बेस वाले, 100 बेस टी एक्स, 100 बेस एफ एक्स, और इस तरह के आ रहे हैं और उनके मीनिंग्स लिख रहे हैं। तो ये भी मैं आपको आगे मैंने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर, तो वहाँ से आपने वो 100 वाले भी ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि 100 से मेन लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो आपने करने ही करने हैं ना, इससे आपके एमसीक्यूज कन्फर्म होंगे। नेक्स्ट है डीएलसी सर्विस प्रोवाइडेड। अब डीएलसी सर्विस प्रोवाइडेड 3 किस्म की हैं, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। ये आपको एमसीक्यू इस तरीके से पूछेगा कि कौन सा डीएलसी में नहीं आता। तो आपने जब तीनों याद रखे होंगे कि फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, अगर कोई नहीं होगा तो वो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका मेन क्वेश्चन के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि डीएलसी के बारे में बताएं, तो आपने ये तीनों लिखने हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है टीयूपी है, ये जस्ट स्टैंड्स फॉर है टेलीफोन यूजर पोर्ट। तो मैं इसके अलावा भी आपको एब्रीविएशन दिखाऊंगा, कोई 50 अबव लिखे हुए हैं मैंने, वो आपने याद कर लेने, उनमें से 5 से 6 एमसीक्यूज भी आपको आएंगे। नेक्स्ट है पिगी हैकिंग बैकिंग। बोथ सिंपल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आर डिजाइंड फॉर यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। आपने ये भी इसी तरह याद कर लेनी डेफिनेशन, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो ये ओएसआई मॉडल है, अब ये इन ओएसआई आपको पता है ओएसआई मॉडल, अगर आपने पहले कई लेक्चर्स लिए हो तो इसकी 7 लेयर्स होती हैं। और लेयर्स स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे नीचे फिजिकल लेयर होती है, नेक्स्ट डाटा लिंक लेयर, नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर।
अगर तो वो आपको लेयर्स के बारे में पूछता है ओएसआई मॉडल में, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, तो आपने जस्ट 5 लेयर्स लिखनी है। 6 7 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 5 बहुत है 5 नंबर के लिए। लेकिन वो जो चीज़ इसमें पूछ रहा है ज़्यादातर, एक तो आपको वो पूछेगा कि हब, स्विच, राउटर, इन तीनों में से वो एक चीज़ लेगा, वो किस में यूज़ होती है। अब आप फिजिकल में बताएंगे, नेटवर्क में या डाटा लिंक में, यानी कि 2 से 3 एमसीक्यूज आपको इस ओएसआई मॉडल के अंदर से 3 एमसीक्यूज कन्फर्म आएंगे। वो हब का पूछ सकता है किस लेयर में है, तो आपने बताना है कि वो फिजिकल लेयर में है। आपसे वो पूछ सकता है कि नेटवर्क लेयर में क्या है, राउटर है या स्विच है या हब है, वो आपने बताना है। आपसे वो पूछ सकता है कि नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के मिड में जो डाटा लिंक लेयर है वो क्या काम करती है, अब वो इस बारे में भी पूछ सकता है। एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है। ये 2-3 एमसीक्यूज तो हो गए ना राउटर स्विच हब के बारे में। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है, वो अलॉट कौन करता है। मतलब डाटा लिंक लेयर के आपने ना एक को काम करना है, इसको और किसी लेयर को पढ़े ना पढ़े, डाटा लिंक लेयर को आपने एक्सप्लेनेशन इसकी जरूर पढ़ के जानी है, क्योंकि डाटा लिंक लेयर में से एक तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक वो उसकी डाटा टाइप पूछ रहा है, उसके अलावा भी इसके अंदर की मेन चीजें हैं जो कि इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है ना, वो लिखेगा आपको क्वेश्चन में। और नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि इसमें नेटवर्क आएगा या डाटा लिंक लेयर आएगी या फिजिकल लिंक लेयर आएगी, फिजिकल लेयर आएगी। तो इस बारे में भी आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट है फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशंस। तो TX है जो वो 2 वायर्स है, FX है वो भी 2 वायर्स है, T4 है वो 4 वायर्स है। ये भी आपने इसी तरह याद करना है। ये जो 100 वाला मैंने क्वेश्चन आपको बताया था ना, उसमें भी इसकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट डाटा रिप्रेजेंटेशन इन CDMA, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अगर डाटा बिट 0 है तो -1 है, अगर डाटा बिट 1 है तो +1 है। जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना CDMA में, तो उसमें 0 का मतलब माइनस होता है और 1 का मतलब प्लस होता है, और अगर साइलेंस है कुछ तो फिर 0 होगा। नेक्स्ट ये वो मैंने लिखा हुआ है जो सब टाइप्स ऑफ डाटा लिंक लेयर, ये आपने ज़रूरी करना है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में भी बताया था कि डाटा कम्युनिकेशन का जो पेपर है वो बार बार रिवाइज हो रहा है, वही चीज़ें बार बार वो पूछ रहा है। तो सब टाइप्स ऑफ डाटा लिंक लेयर ये आपने ज़रूर करके जानी है। नेक्स्ट टॉपिक इथरनेट। इथरनेट के बारे में भी आप जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, आपके पास जितना टाइम है उतना इसके बारे में आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट वही 100 बेस TX एंड 100 बेस FX, इसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। नेक्स्ट ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ये भी बार बार आया हुआ है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो मैं मेन लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अब इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं कर सका। अगर कोई बंदा इसकी फाइल किसी को मिलती है जिसमें इनके सॉल्यूशंस हो या फिर किस तरीके मिलते हैं, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ना कोशिश करूंगा कि इन 5-6 जो क्वेश्चन है इनकी सॉल्यूशन फाइल भी बना के एक आप लोगों को सेंड करूं, अगर बन सकी तो। नहीं तो अगर किसी को इसका सॉल्यूशन वगैरह मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी मेंबर्स की भी हेल्प हो जाए। ये आपने ज़रूरी है कि यू फ्रेम इन HDLC, आपके पास कम टाइम भी है ना, फिर भी आपने ये जो 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है ये ज़रूरी करके जाने हैं, क्योंकि ये बार बार पेपर में आ रहे हैं। नेक्स्ट है जो ये एक IEEE, ये क्वेश्चन आपको 2-3 तरीकों से पूछा जा रहा है। ब्लूटूथ है उसके अंदर कौन सी यूज हुई थी, या फिर IE, मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन 2-3 MCQs हैं वो आ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर किसी को पता है तो वो ये चीज करके जाए। अच्छा, हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला, MCQs में आपसे हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में इसे सोल्व करने को भी कहा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये डिस्टेंस का फार्मूला ये भी करके जाना है। बल्कि इसके अगर 2 क्वेश्चन आपके पास कहीं नज़र आते हैं तो वो आप हल करके जाएं, ताकि वहाँ जाके आपको मुश्किल ना पेश आए। नेक्स्ट है एनकोडिंग टेक्निक, नेम ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट 10, ये भी मेन क्वेश्चन है। आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने ज़रूरी है कि टाइम कम भी है आपके पास तो आप करके जाएं, क्योंकि वही पेपर आपको आएंगे तो उस वक्त आप दुआएं देंगे कि शुक्र है हमने कर लिए थे। नेक्स्ट, ऑल दोस क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट।
तो वही बात आ जाती है कि दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 3-4 मैंने आपको बताए हैं ये कर लीजिएगा, आपके पेपर में ज़रूर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम आपसे एक और गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और जो वीडियो देखते हैं अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी फ़र्क लगता है कि आपके लिए अच्छी है, आपके लिए बेहतर है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट मैं आपको एब्रीविएशंस दिखाता हूँ। ये मैं एब्रीविएशंस आपको दिखाता हूँ, ये आपने ज़रूर कर लेने हैं। 50+ एब्रीविएशंस हैं, ये भी बार बार पेपर में आ रहे हैं। अब ये जो पहले 4 हैं, फाइबर टू द, इसमें एमसीक्यूज होगा एफटीटीएच का मतलब क्या है। अब वो पूछ सकता है फाइबर टू द होम, फाइबर ट्रांसमिशन टू होम, फाइबर ट्रांसप्लेट, मतलब वो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन करेगा, लेकिन आपने क्या लगाना है, फाइबर टू द होम। इन चारों में से आपको एक एमसीक्यू जरूर आएगा। फाइबर टू द होम का आ सकता है, कर्व का आ सकता है, बिल्डिंग का आ सकता है, नेटवर्क का आ सकता है। अब आज मेरे ख्याल आई थिंक मुझे कर्व का आया था, मतलब आपको एक आधा एमसीक्यू इसके बारे में जरूर आएगा। तो आपने इन चारों में से एक एमसीक्यू, आपने ये टोटल एब्रीविएशन करने हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चारों में से आपको एक एमसीक्यू कंफर्म है कि आएगा। नेक्स्ट है एंटी नेटवर्क पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये पीओपी भी आपको प्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स या पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंट, ये भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट सीएमपीटीएस केबल मॉडर्न ट्रांसमिशन, एचएफसी हाइब्रिड फाइबर कोक्सियल डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एलएटीए। ये आपने ऑल जो नजर आ रहे हैं आपको, आपने ज़रूरी करने हैं। कुछ मैं आपको जो पेपर में ज़्यादा आते हैं उनके बारे में साथ साथ बताता जाऊँगा। ये जो डीएलसी है, डाटा लिंक कंट्रोल, ये एक अहम है जो बार बार पूछा जाता है। उसके बाद ये पोर्ट्स है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, ये भी आज पेपर में आया हुआ था। प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, ये भी आज आया हुआ था पेपर में। नेक्स्ट है जो लैन वैन है, ये तो आपको याद होंगे अगर पहले से भी। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, भी ये वैसे पेपर में आ नहीं रहे लेकिन आपने करने हैं। पीएन पर्सनल एरिया नेटवर्क और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये भी आपने करने हैं। नेक्स्ट ये जो बीएसएस और ईएसएस है, एक्सटेंडेड सर्विस सेट और बेसिक सर्विस सेट, ये आपको जो मेन क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग क्वेश्चन है 30 नंबर का, उसके अंदर भी ये चीजें आपको पूछ रहा है। नेक्स्ट वही थिक नेटवर्क वाले मैंने लिखा हुआ है, 10/2, 10/5 को थिक नेटवर्क कहते हैं, ट्विस्टर को टी और फाइबर को बेस एफ। नेक्स्ट है ये भी एमसीक्यूज आपको आ सकता है। 1 किलोबाइट 1000 बाइट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट 1000 बाइट्स के बराबर, आपको पता है किलो 1000 के बराबर होता है, तो वो जस्ट किलो का फर्क हुआ है, डिफरेंस हुआ है, बाकी बाइट वही है तो इसलिए 1000 लिखा जाएगा। नेक्स्ट इधर है मेगा बिट्स, उधर बाइट्स आ रहा है। अब 1 मेगा बिट कितने बाइट्स के बराबर होती है, 125 बाइट्स के बराबर होती है। अब ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सोनेट का मतलब क्या है, मतलब कह रहा है सोनेट स्टैंड्स फॉर क्या है, तो वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट टीडीएम में और सीडीएम में, ये दोनों आपको पूछे जा सकते हैं। डीएमए का मतलब है डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएमए का टाइम डिवीजन मल्टीपल और सीडीएमए का कोड डिवीजन मल्टीपल। इन तीनों में से भी एक एमसीक्यू आ सकता है, ज्यादा टीडीएमए या फिर सीडीएमए से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है एसटीएल। ये एसटीएल का जो आपको एमसीक्यू आएगा वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी वाला आपने करना है वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आरटीएस, सीटीएस, एसीके, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट एटीएम का है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। बस यही थे। ये फाइल भी मैं आपको इस तरह सेंड कर दूंगा, बल्कि इन दोनों 2-3 फाइल्स जो भी हैं इनको मैं इकट्ठा करके एक ही फाइल बना के ना, इसका लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। आप वहां से फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं, वही पेपर में बार बार आ रहे हैं।
और बाद में अगर जब आप पेपर दे के आते हैं तो आके नीचे कमेंट भी किया करें अपना पेपर कि किस तरह का पेपर आया था, इस फाइल में कितना फाइल में से कितना किया आया था, ताकि बाकी बच्चों को भी करने में आसानी हो। अगर आप किसी का फ़ायदा सोचेंगे तब भी आपके फ़ायदे के लिए कोई दूसरा बंदा भी पेपर इस तरह अपलोड करेगा तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खराफिज से होंगे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे CS 601 डाटा कम्युनिकेशन का फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। अच्छा, ये पार्ट 2 है आपके पास। इसमें सब्जेक्टिव पार्ट में आपको ज़्यादातर करवाऊंगा, हाँ MCQs, लेकिन कुछ जो न्यू MCQs है, मतलब पिछली वीडियो में नहीं हुए थे मुझसे, वो मैं इस वीडियो में साथ करवा दूंगा। बाकी जो भी इसमें MCQs वाला ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है वो मैं अगेन यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उससे जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो आपका पेपर कैसे आ रहा है? इस वक्त हैंडआउट से भी आपका पेपर नहीं आ रहा और ना ही किसी फाइल में से आ रहा है। या तो आप लोग अगर पीपीटी स्लाइड्स कर सकते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज आपको जो मैं मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं को अच्छे तरीके से कर लीजिए। एक तो मैं मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उसके अलावा मेरा जो आज पेपर हुआ था करंट, उस लिहाज से वो सारे मैंने जवाब वगैरह ढूंढे उनके, वो मैं आपको एज ए शो करवाऊंगा, तो उनको थोड़ा याद कर लीजिएगा, मे बी आपके पेपर में भी वही क्वेश्चन आ जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेन टॉपिक है हमारे पास आई फ्रेम्स, यू फ्रेम्स, एस फ्रेम्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है, स्टूडेंट को किसी का आया भी है, ये मैंने ऐसे किसी का उठाया था करंट पेपर में से। तो इसको देखते हैं हैंडआउट्स में जाके। तो ये हमारा टॉपिक ओपन हो चुका है HDLC फ्रेम्स का। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें 10 से 12 आपको जस्ट स्टैंड्स फॉर जो एब्रीविएशन होते हैं ना, एब्रीविएशन आ रहे हैं, और वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में तकरीबन 50 प्लस एब्रीविएशन करवाए थे। तो वो वीडियो जरूरी लाजमी देखिएगा, पार्ट 1 वाली, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शो हो रहा होगा आपको, तो वो वीडियो जाके लाजमी देखिएगा। बल्कि यहाँ पे भी आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, HDLC फ्रेम्स की बात करें तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसमें इसकी 3 टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है आपको, जो कि आपके सामने है। HDLC डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स: इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन फ्रेम्स, सुपरवाइजरी फ्रेम एंड अननंबर्ड फ्रेम्स। अच्छा, अब इसमें आई फ्रेम्स का आपको स्टैंड्स फॉर भी पूछा जा सकता है, तो एब्रीविएशन भी याद रखिएगा और उसकी टाइप्स भी याद कर लीजिए, आपको 3 नंबर का आ सकता है। उसके आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे एक MCQ मेरे सामने आ गया है, जिसमें उसने पूछा है कि मुझे ये आज ही MCQ आया था कि फर्स्ट पे और एंड पे क्या चीज़ आती है। MCQ में थे फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, FCS। तो उनमें हमारे पास फ्लैग है, फ्लैग स्टार्ट पे भी आता है और एंड पे भी आता है। ये देखिए, फ्लैग इसके स्टार्ट पे भी एंड पे भी है, और यू फ्रेम के भी स्टार्ट पे भी और एंड पे भी फ्लैग आ रहा है। तो ये आपको MCQ आ सकता है, इसको थोड़ा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी एक्सप्लेनेशन। आपको ये क्वेश्चन अकेला आई फ्रेम के बारे में, एस फ्रेम के बारे में या यू फ्रेम के बारे में भी आ सकता है। मुझे आज शायद यू फ्रेम का आया था, तो वो पूरा 5 नंबर का होगा। तो उसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, उसको ज़रा देखते हैं। आपके पास ये शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, आई फ्रेम्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट यूजर डाटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो इन तीनों को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी फील्ड्स में। तो यहाँ पे हमारे पास है कंट्रोल फील्ड्स डिफर डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम टाइप। अब यहाँ पे भी तीनों का आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम की बात हुई है, जिसमें इफ द कंट्रोल फील्ड इज अ 0 द फ्रेम इज एन आई फ्रेम, और अगर बिट इज 1 है एंड द सेकंड बिट इज 0 है तो एस फ्रेम बनेगा। अगर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिट आर 1s हैं तो ये यू फ्रेम बनेगा।
अब अगर आपको यू फ्रेम के बारे में पूछ लिया जाता है तो यू की आपने ऊपर भी एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है और आगे आपने इसकी फील्ड के बारे में पढ़ लिया है। अगर आई फ्रेम के बारे में पूछा जाता है या फिर आपको एमसीक्यूज में भी तो पूछा जा सकता है ना, तो इसलिए इन चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा। एचडीएलसी के अंदर ये सारा टॉपिक आता है, तो इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग बैंडविड्थ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है और माइनस लो फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका फार्मूला है बैंडविड्थ मालूम करने का। इससे आपका क्वेश्चन बैंडविड्थ मालूम हो जाती है। लाइक अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं 100, 200, 300, 400, 900 तक मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी थी, तो 900 में से हम लोग माइनस कर देंगे 800 को, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 100। तो इसमें जवाब आएगा आपका 100, इसकी बैंडविड्थ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लोहा स्लोटेड और सोनेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू फाइबर नेम अदर डिवाइस। ये मुझे मिले ही नहीं थे इसलिए मैंने इनको वैसे ही लीव कर दिया। अगर आपको इस तरह के टॉपिक मिलते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका मेन टॉपिक इस सब्जेक्ट का बनता है डाटा लिंक लेयर। आपके जो फाइनल टर्म है डाटा लिंक लेयर, इसमें से काफी क्वेश्चन आ रहे थे। उसके बाद डिस्टेंस हैमिंग भी है, तो ये हम करते हैं अभी डाटा लिंक लेयर से। डाटा लिंक लेयर है हमारे पास, सबसे पहले तो देख ले हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। अब ये वैसे क्वेश्चन मिड का है, आपको आ तो नहीं सकता, बाकी अगर आ जाए तो आपके पास 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर में हमारे पास सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर है, थर्ड है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। आपको जो एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, जो मेन चीज है मैं वो बताता चलूं। फिजिकल लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपर मतलब डाटा लिंक लेयर को, उसके बाद डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है सर्विस नेटवर्क लेयर को, उसके बाद नेटवर्क लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब मुझे ये वाला एमसीक्यूज आया था कि फिजिकल लेयर किसको फिजिकल नहीं डाटा लिंक लेयर किसको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हर जो आपके पास लेयर है वो अपनी अपर लेवल को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट डाटा लिंक है हमारे पास। डाटा लिंक लेयर में अगर आप बात करें जो इनका सेंडिंग होती है वो किस तरीके से होती है, तो आपके पास एक है पैकेट ए, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि सेंडर है, यहाँ पे ये सेंडर है और इधर आपके पास रिसीवर है। ये आपको डायग्राम है, इसमें पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें मेन चीज ये पूछी जा सकती है कि ये जब यहाँ से यहाँ तक अपना सफर करता है, कोई भी सफर होता है इसका, तो क्या चीज इसमें यूज होती है। तो इसमें डिफरेंट नेटवर्क यूज होते हैं, लाइक उसमें लैन भी यूज हो जाता है, वैन भी यूज हो जाता है, राउटर भी यूज होते हैं। वो कैसे यूज होते हैं, वैसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, हमारा मैसेज पहले राउटर तक जाता है, राउटर के बाद लैन तक जाता है, यहाँ वैन वैन यहाँ पे कोई भी हो सकती है। अगर फर्ज करें कि हमारा लैन तक जा रहा है तो ये हमारी लैन है। उसके बाद नेक्स्ट हम जिसको भेज रहे हैं उसके पास भी एक राउटर है, पहले राउटर तक जाएगा फिर राउटर से उस तक जाएगा। तो उसमें डिफरेंट नेटवर्क यूज होते हैं। अब अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है ये, तो आप वैसे बता सकते हैं, अदरवाइज आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिया अपने वर्ड्स में भी। अगर आपको डाटा लिंक लेयर के बारे में पूछ ले तो आप इसको रिफाइन कर सकेंगे। डाटा लिंक लेयर में नोड्स एंड लिंक्स की बात आ जाती है, तो नोड्स एंड लिंक ये भी एक टॉपिक है, स्लाइड्स में ही था, मैंने स्लाइड्स पढ़ी थी तो उनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसमें भी ऐसे ही है, ये सेंडर है आपके पास, ये रिसीवर है। नोड्स एंड लिंक्स में क्या चीज होती है, अब जैसे मैं पीछे समझा के आया हूँ कि राउटर और लैन का इसमें यूज होता रहता है। तो इसको आप एक राउटर ले लें, ये देखिए अब लैन के पास जा रहा है, उसके बाद फिर राउटर लैन फिर राउटर। तो ये जो आपके पास मैं जिसको राउटर कह रहा हूँ ये नोड्स होती हैं, और उसके बाद जो लिंक बनता है इन दोनों के दरमियान इसको लिंक कहते हैं। तो लिंक और नोड्स का डिफरेंस ये है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर। ये भी डाटा लिंक लेयर ही है हमारे पास कि डाटा लिंक लेयर सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर को करती है सर्विसेज प्रोवाइड, और डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को करती है। तो ये आपके पास एक 3 नंबर का क्वेश्चन किसी को आया हुआ था, मैंने जो करंट पेपर भी देखे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन था
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक के बारे में। तो वो मैंने क्वेश्चन लिया है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक फ्रेमिंग की करती है, उसके बाद एक फ्लो कंट्रोल है, और उसके बाद एक एरर कंट्रोल है, और कंजेशन कंट्रोल है। अच्छा, फोर्थ आप ना भी करें तो आपने 3 लिखनी है, और 3 ये ऊपर वाली है। अब इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि फ्रेमिंग क्या होता है। फ्रेमिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेमिंग है ये जो हम पीछे बात करते आ रहे हैं, ये एक पैकेट है और ये पैकेट यहाँ जा रहा है। इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे लिखा था ये एक पैकेट है और पैकेट नेक्स्ट जा रहा है आगे। इसको मैं रेज कर दूं साथ ही। अच्छा, पैकेट हमारा नेक्स्ट जा रहा है। अब अगर इसी पैकेट को मैं कहूँ कि मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा होगा, तो जो एक हिस्सा है इसका उसको फ्रेम कहेंगे। मतलब काफी फ्रेम्स मिलके एक पैकेट बनाते हैं, तो फ्रेम ये चीज है। अब फ्रेम के अंदर एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन कैसे होती है, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बहुत इजी से। एनकैप्सुलेशन क्या होता है और डीकैप्सुलेशन क्या होता है, ये फ्रेमिंग की टाइप्स हैं आगे। अच्छा, एनकैप्सुलेशन में हमारे पास, मैं जैसे ऊपर ऊपर आपको समझा के आया हूँ कि पहले ये राउटर के पास जाता है, उसके बाद लैन या वैन जो भी नेटवर्क होगा, उसके बाद फिर राउटर, और उसके बाद फिर पैकेट। यही एग्जांपल यहाँ पे आएगी। फर्ज कर लें कि आप मुल्तान में बैठे हैं, ये मुल्तान एरिया है आपका। आपने अपने फ्रेंड को कोई मैसेज वगैरह भेजना है, वो उसका एरिया है इस्लामाबाद। तो आप जब यहाँ से यहाँ पे अभी नेटवर्क की बात नहीं करते, आपने खुद जाना है। तो आप अपने होम से जब जाएंगे तो पहले आप टैक्सी वगैरह करवा के, ये देखिए टैक्सी वगैरह करवा के पहले आप ट्रेन तक जाएंगे या बस तक जाना है आपने। ट्रेन पे जाएंगे, फिर आपको ट्रेन यहाँ से लेके जाएगी अगले स्टेशन पे जो कि इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में आप उतर के उसके बाद फिर टैक्सी करवाएंगे और अपने होम पे जाएंगे। जो मैं आपको पहले बता के आया हूँ, जिसमें मैंने बात की है राउटर की और लैन या वैन की। तो ये आपके पास राउटर है जिसको हम टैक्सी कह रहे हैं। जब आप ट्रेन स्टेशन पे जाते हो तो मतलब डाटा लैन नेटवर्क या वैन नेटवर्क में से गुजरता है और गुजर के आगे जाता है दोबारा राउटर पे। राउटर के बाद वो अगले बंदे तक पहुंचता है। तो जो यहाँ तक का सफर है, एक सिटी का सफर, जिसमें हम कहते हैं कि लैन, यहाँ पे लैन आया था, लैन के अंदर कनेक्टिंग हुई थी, उससे पहले को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो लैन से लेके राउटर और रिसीवर तक पहुंचना है उसका, उसको डीकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की सिंपल सी एग्जांपल थी आपके सामने। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल हमारे पास क्या है। फ्लो कंट्रोल में अगर हम देखें कि यहाँ पे एक सेंडर है जो प्रोड्यूसर है, और उसके बाद एक हमारे पास रिसीवर है जिसको हम कंज्यूमर कहेंगे। यहाँ से ये फ्रेम्स आर पुश्ड, इसको हम फ्रेम भी कह सकते हैं, या फिर जैसे हम कहते रहे कि पैकेट, एक पैकेट यहाँ से इधर इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो अगर पैकेट्स के टुकड़े कर लिए जाए तो फ्रेम्स बनता है। फ्रेम्स आर पुश्ड हो रहे हैं इधर से, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कुछ हो रहा है इसको फ्लो कंट्रोल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस मैंने ऊपर जो लिखा हुआ था, मेन टॉपिक आपको बताया कि आएगा पेपर में। अच्छा, आपसे जरूरी नहीं है हैमिंग डिस्टेंस पूछा जाए। मुझे आज जो क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का था, उसमें उसने पूछा था मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, उसकी बात करेंगे यहीं पे। हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है बेसिकली। तो हैमिंग डिस्टेंस है बिटवीन 2 वर्ड्स। अगर 2 वर्ड है हमारे पास एक्स और वाई, तो इसके दरमियान में, इसके दरमियान को हम हैमिंग डिस्टेंस कहेंगे। या डी को बयां करते हैं हम लोग डिस्टेंस है, हैमिंग डिस्टेंस है, और एक्स और वाई 2 वर्ड्स हैं। हाउ मेनी बिट्स आर करप्टर बिटवीन एक्स एंड वाई इज हैमिंग डिस्टेंस। एक्स और वाई के दरमियान जितनी बिट्स है ना हमारे पास, लाइक ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो जितनी बिट्स हमारे पास करप्टर निकलेंगी, 1 2 3, वो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस होगा। इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक्स एंड वाई इज द हैमिंग डिस्टेंस। लेट्स सपोज ये एक्स है हमारे पास और ये वाई है, ये एक्स वाली बिट्स हैं और ये वाई। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन हम क्या करेंगे, ये 0 है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब सेम है, तो छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे 0 है और सेकंड क्या है, 1 है, मतलब ये डिफरेंस हो गया, तो एक डिफरेंट आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, ये 0 है और नेक्स्ट 1 है, ये भी डिफरेंट है, तो 1 और 1 2 हो गए, मतलब इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 2। हमारे पास जो फार्मूला है हैमिंग डिस्टेंस का है वो यही है कि डिफरेंस इज 2
सो हैमिंग डिस्टेंस इज 2। मतलब अगर ये 3-3 बिट है, अगर 4-4 बिट होती है उसमें जितने डिफरेंस होने थे उतना उसका हैमिंग डिस्टेंस था। तो हैमिंग डिस्टेंस आपने कैसे मालूम करना है, बल्कि नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें 5 बिट यूज की गई है, वहां पे आपको एक और पता चल जाएगा। अब पहला 1 है यहाँ पे और इधर भी 1 है, मतलब सेम है। नेक्स्ट 0 है और इधर 1 है, एक हो गया। उसके बाद 1 है और इधर भी 1 है, सेम है। उसके बाद 0 है और इधर 1 है, वो गलत हो गया। इसके बाद 1 और 0, मतलब यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो इनको जो डिफरेंट है। 3 डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा, 3। डिफरेंस इज 3, सो हैमिंग डिस्टेंस इज 3। अब ये बात हो गई हमारी हैमिंग डिस्टेंस की। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आया था। तो जो भी मेरे पास सब्जेक्टिव पार्ट में भी जो एमसीक्यूज टाइप आते हैं ना, तो मुझे होता है कि मैं वो भी आपको साथ ही बता दूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। अब यहाँ पे अगर d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा, अब 0 कब होगा, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो हमने ये 2 एग्जांपल किए हैं इसकी जगह एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 1 1 1 ये हमारे पास एक है और सेकंड भी हमारे पास 1 1 1 है। तो इसका हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस कितना आएगा, कोई भी बिट चेंज नहीं है। कंपैरिजन जब हमने किया तो 0 आ गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 0 है। जब हमारे पास 0 होगा तो इसका क्या मतलब है, डाटा इज सेव ट्रू, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, कोई बिट करप्ट नहीं है इसमें। तो जाहिर सी बात है 0 आ गया तो बिट कोई करप्ट नहीं होगी। तो आपको अगर एमसीक्यूज आए डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि डाटा आपका करप्ट नहीं है। बट डाटा इज करप्टेड के लिए, डाटा इज करप्टेड या एरर के लिए क्या होना जरूरी है, इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई, जो हैमिंग डिस्टेंस है एक्स वाई का वो 0 के बराबर ना हो। मतलब 1 2 3 4 कुछ भी एक बिट भी करप्टेड होती है तो मतलब डाटा इज करप्टेड, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका डाटा इज करप्टेड होगा, एरर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मालूम करने के लिए ये भी मुझे एमसीक्यूज आया था, कौन सा साइन यूज होता है हैमिंग डिस्टेंस में, कौन सा साइन यूज होता है। लाइक हम यहाँ पे एक्स कोमा वाई डाल रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने कोमा यूज किया है, लेकिन असल में यहाँ पे साइन कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पे एक्सोर साइन यूज होता है। आपकी इस CS601 में डाटा कम्युनिकेशन में मेरे ख्याल में अगर ट्रुथ टेबल्स की बात की जाए तो ये उसी का साइन होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही साइन यूज हुआ है जिसको एक्सोर कहते हैं। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, जो कि हैमिंग डिस्टेंस में यूज हुआ है। और एक्सोर के लिखते कैसे हैं, एक प्लस और एक दायरा, ये लिखा हुआ है। तो एक्सोर यूज होता है हैमिंग डिस्टेंस मालूम करते वक्त जब हम एक्स वाई के दरमियान में रखते हैं। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है, याद रखिएगा एक्सोर। नेक्स्ट है काउंट नंबर ऑफ फर्स्ट वंस हैमिंग डिस्टेंस इज 2। अच्छा, ये जो एक्सोर वाला है, एक्सोर वाला आपने कैसे मालूम करना है, इसको भी जरा गौर कर लें। यहाँ पे वही चीज है कि ये 0 0 आ गया, बाकी दो सेम नहीं है, तो फिर इसका जवाब क्या आ गया, हैमिंग डिस्टेंस 2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस से ही आएगा, ऊपर से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मुझे मेन क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का था वो इसमें से आया था। बाकी आपके भी लक पे डिपेंड करता है। मुझे जो क्वेश्चन आया था उसमें उसने डी मीन दिया हुआ था, मतलब मिनिमम उसने दिया था 9 और उसने कहा था जी, सच मिनिमम नहीं, उसने कहा था हैमिंग डिस्टेंस मालूम करना है और उसने मुझे एस दिया हुआ था जो कि 9 था। तो मालूम कैसे करना था, s+1 लिखना है और वो मैं आपको आगे एक दफा करके बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि s क्या है। s है यहाँ पे नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर। डिटेक्टेबल एरर s को जाहिर कर रहा है और d मीन किसको जाहिर कर रहा है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को। अब यहाँ पे मैं आपको पहले d मीन और s+1 की एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे जो क्वेश्चन आया था उसमें था h मीन इज इक्वल टू s+1 लिखना है। h मीन इज इक्वल टू, मेरे पास s उन्होंने 9 दिया था तो मैंने 9+1 कर दिया। ये स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लेके चलना है, एक भी स्टेप मिस हो गया तो आपका नंबर जाएगा। अब इसमें जस्ट 3 स्टेप हैं, जिसमें पहले में मैंने फार्मूला लिखा है, नेक्स्ट में मैंने 9+1 किया और नेक्स्ट मैंने 10 लिख दिया है। तो ये आपका सिंपल सा 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपने मिनिमम डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, एक ये तरीका है मिनिमम डिस्टेंस मालूम करने का। दूसरा
तरीका यही है, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, वो है आपका अगर आपने एस मालूम करना तो उसके लिए क्या करेंगे। अब मुझे तो क्वेश्चन मिनिमम डिस्टेंस पे आया था तो मैंने ऐसे मालूम कर लिया। अगर आपको वो मिनिमम डिस्टेंस दे देते हैं और कहता है कि एस फाइंड करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज एस यहाँ पे रह जाता है, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, एस इज इक्वल टू डी मीन माइनस 1। एच मीन या डी मीन इसको कह सकते हैं, डी मीन आई थिंक कहते हैं, हमने यहाँ पे एच लिख दिया है, तो डी मीन माइनस 1 आ जाएगा। अब इसकी मैंने एग्जांपल आगे लिखी हुई है, ये मैंने पहले बना दिया था तो इसलिए मैंने डी मीन की एग्जांपल कर ली थी, ये मुझे पेपर में आया तो ये मैं अब लिख के आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लेट्स सी डी मीन इज इक्वल टू 4 है और फाइंड एस मालूम करना है। यहाँ पे डी मीन हमें 4 दिया गया है, तुमने क्या करना है, एस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और एस इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी 3 स्टेप बनते हैं, एक में जहाँ पे हमने फार्मूला लिखना है, सेकंड फार्मूला मैंने लिखा ही नहीं हुआ तो, बल्कि ये ऊपर लिखा हुआ है, ये एक स्टेप हो गया आपका, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, तीनों स्टेप करने हैं ताकि नंबर पूरे मिल सके आपको। यहाँ पे हमने डी मीन भी मालूम करना सीख लिया है और एस भी मालूम करना सीख लिया है। जस्ट एक फार्मूला जो आपने याद रखना है वो है डी मीन इज इक्वल टू एस प्लस 1, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास पैरिटी चेक कोड। पैरिटी चेक कोड में से भी आपको, अच्छा जो मैं आपको जितने भी ये करवा रहा हूँ ना, इनमें से आपको एमसीक्यूज तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे, बाकी मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एंड पे मैं आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जो अल्लाह करे आपको आ जाए तो आपकी वो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोनों में से एक भी आ जाता है तो वो 5 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। बाकी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बाकी डिपेंड करता है आपके लक पे। एमसीक्यूज तो इनमें से कंफर्म बनते रहेंगे। पैरिटी चेक कोड की बात करें तो पैरिटी चेक कोड एक 5-4 का है और एक मेरे ख्याल में 3-4-7 का है शायद। ये 5-4 का है, एक 7-4 का है। तो अभी हम 5-4 वाले की बात करते हैं जो मेन है। इसका फार्मूला क्या होता है, n प्लस के प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे k क्या चीज है, k है हमारे पास डाटा वर्ड्स और n क्या है हमारे पास कोड वर्ड्स। ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, डाटा वर्ड्स है हमारे पास k और कोड वर्ड है n। फार्मूला याद रखिएगा, n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ इस फार्मूले को बाद में। डाटा वर्ड्स हमें दिया गया होगा, दिया गया से मुराद है हमारे पास एक डाटा होता है जो कि है 0000। इसको हम कोड वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोड वर्ड में कन्वर्ट करते हैं जिसमें हम 1 बिट का इजाफा कर देते हैं, 5 बिट बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे 4-5 का मतलब भी यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 4 बिट थी, हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो ये 5 बिट बन गई। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये 0000 है तो यहाँ पे 5 टाइम्स 0 आया तो ये किस तरह से चेंजिंग होगी। तो यहाँ पे हमने मेन चीज देखनी है, नंबर हमने जो 1 है, 1 की यहाँ पे कितने 1 है, 0, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है। जितने भी 1 होंगे हमने अगर तो ओड होंगे तो उसको इवन करना है, और अगर अगर पहले इवन होंगे तो हमने इवन ही रहने देना है। अब ये 4 0 थे हमारे पास, हमने यहाँ 4 लिखे और उसके बाद हमने 0 ही लिख दिया क्योंकि इसमें 1 है ही नहीं। अब यहाँ पे एक 1 है तो एक 1 तो ओड होता है, तो इसको हमने इवन करने के लिए इधर ला के एक 1 और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब 1 की तादाद इवन में हो गई है। नेक्स्ट भी हमारे पास एक 1 था तो हमने लास्ट पे एक और 1 का इजाफा कर दिया जिससे इसकी जो 1 की तादाद थी वो इवन में आ गई। याद रखिएगा जो आपने बिट का इजाफा करना है वो आपने एंड पे ही रखनी है, चाहे 0 जहाँ भी हो। अब यहाँ पे भी एक 1 है तो आपने एक 1 का इजाफा किया एंड पे आके, तो इसकी भी तादाद इवन हो गई। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में 1 और 1 दो 1 यानी कि इवन है, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, इसको इवन ही रहने दिया। ये मैंने सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, यहाँ पे 4-5 और आगे भी इसी तरह आता है। आपने ऐसे ही हल करना है कि अगर इवन हो तो नेक्स्ट 0 लिख देना है, अगर ओड हुआ तो उसको इवन बनाने के लिए नेक्स्ट 1 का इजाफा कर देना है। इसको आगे समझते हैं। चैरिटी हमारे पास एक डायग्राम है, उससे आपको थोड़ा और कंफर्म हो जाएगा। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोड वर्ड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डाटा वर्ड। अच्छा, कोड वर्ड ग्रेटर देन क्यों होता है डाटा वर्ड से? कोड वर्ड आपको पता है कि हम एक का इजाफा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आखिर बड़ा ही होगा ना डाटा वर्ड से। डाटा वर्ड अगर 4 है तो हम एक का इजाफा करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो ये ट्रू है कि कोड वर्ड हमेशा डाटा वर्ड से बड़ा होता है। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है वी हैव टू मेक इवन नंबर टू वंस। वंस को हमने इवन नंबर बनाना है इन कोड वर्ड में। अगर तो
डाटा वर्ड में इवन है तो उसको वैसे ही कोड वर्ड में लिखते होंगे और साथ 0 का इजाफा कर देंगे तो वो इवन ही रहेगा। अदरवाइज अगर ओड है तो उसको कोड वर्ड में लाके हमने इवन बनाना ही बनाना है। ये इसका सिंपल सा एक तरीका याद रख लें कि वी हैव टू मेक इवन नंबर टू वंस इन कोड वर्ड। इफ देयर आर इवन इन डाटा वर्ड, अगर डाटा वर्ड में ही वो इवन है देन ऐड 0 ऐड करें इन कोड वर्ड में, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो वो वन पहले इवन पहले ही है तो वो भी इवन ही रहेगा। बट इफ देयर आर ओड इन डाटा वर्ड, अगर डाटा वर्ड में ओड है देन ऐड 1 इन कोड वर्ड, कोड वर्ड में 1 ऐड कर दें एंड मेक इवन नंबर टू एंड। ये अगर तो आप ये पढ़ के याद करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, वैसे मैंने आपको जिस तरह समझा दिया है कि आपने इसको इवन बनाना है यहाँ ला के, वो आपको तरीका बता दिया मैंने। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर किया करें, इससे मुझे भी फायदा होगा और मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी इंशाल्लाह या मिड टर्म की वीडियोस आपको फाइनल टर्म की मिड टर्म की मिलती रहती है इस तरह की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटी चेक कोड डायग्राम की, जिसमें मैंने कहा है आपको कि आपको थोड़ा सा और तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो बात की थी डाटा वर्ड्स की और कोड वर्ड्स की, सबसे ऊपर डाटा वर्ड है और नीचे कोड वर्ड है, और आप देखेंगे डाटा वर्ड 4 है, A3 A2 A1 A0, और कोड वर्ड 5 है, A3 A2 A1 A0 और R0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम वैसे ही 4 के 4 नीचे उतार लेते हैं जैसे कि हमने ऊपर टेबल में देखा, चारों नीचे उतार के। अब नेक्स्ट जो बिट हमने ऐड करनी है वो किस तरीके से ऐड करते हैं, ये भी इधर आएगी जनरेटर में और ये भी जनरेटर में, तीनों चारों जनरेटर में आके यहाँ पे चेक होंगी कि ये ओड है या इवन है। मतलब यहाँ पे 1 की जो तादाद है वो ओड में है या इवन में। अगर तो ओड में होगी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, और अगर इवन में होगी तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा है सेंडर की तरफ से, ये सेंडर की तरफ से अमल होगा। और जब इसको एनकोडर भी कहते हैं, जब डिकोडर में हम जाएंगे, डिकोडर में क्या होगा, यहाँ पे कोड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये कोड वर्ड्स ही हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 5 कोड वर्ड्स हैं, मतलब 5 से हमने 4 की तरफ जाना है। ये तो हमने जैसे हमने किया है ना, कन्वर्टिंग की है डाटा वर्ड से कोड वर्ड्स की तरफ, तो कोड वर्ड से डाटा वर्ड्स की तरफ किस तरह कन्वर्टिंग होगी तो वो हम देखते हैं। 5 बिट्स है हमारे पास। अब यहाँ पे भी क्या करना है, 4 जो हमारे पास है वो तो हमने एज इट इज ऊपर को लिख देनी है, और उसके बाद 5 है जो 5 को पहले हम लेके जाएंगे, 5 को भी और बाकी 4 को भी चेक करेंगे चेकर के अंदर रख के, चेकर के अंदर चेक करके उसके बाद S0 देखेंगे कितना है। अब S0 क्या चीज है, S0 है कि इसमें जो हम लोगों ने देखा है, क्या कहते हैं इसको, ओड या इवन देखा है। अगर ओड होगा, अगर तो यहाँ पे 0 आता है तो क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा डिसीजन लॉजिक और ऊपर दे देगा। और अगर यहाँ पे 1 आ गया, हमारे पास जो ओड थी वो 1 हो गई, तो ये क्या होगा, यहाँ से निकाल के इसको डिस्कार्ड कर देगा। उम्मीद है कि आपको पैटी चेक कोड की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है सोनेट का, सोनेट नेटवर्क। इसको हम अगर एब्रिविएशन की बात करें तो सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क भी कहते हैं। याद रखिएगा आपको 10 से 12 एमसीक्यूज जो आएंगे वो एब्रिविएशन से आएंगे, और जो मैंने लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने 50 प्लस एमसीक्यूज कह रहा हूँ, एब्रिविएशंस भी करवाए थे। ऑब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से टॉपिक्स थे वो मैंने वहाँ पे करवाए थे, उसके अलावा सब्जेक्टिव भी करवाया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी हैं, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। उस वीडियो में जो मैंने मेन चीज़ें करवाई हैं ऑब्जेक्टिव के हवाले से वो मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह डबल हो जाता है, तो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। सोनर नेटवर्क को देखें अगर, तो वी कैन रफली डिवाइड सोनर नेटवर्क। सोनर नेटवर्क क्या है, साइक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, ये इसकी एब्रिविएशन हो गई। नेक्स्ट 2 तरह के क्वेश्चन आए थे, मैं यहाँ पे जस्ट जो करंट पेपर्स में आ रहे हैं क्वेश्चन उसी को डिफाइन कर रहा हूँ ताकि ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। वैसे भी ड्यूरेशन मेरा ख्याल है 50 या 55 मिनट की हो जाती है हर वीडियो की, हालांकि मैं जस्ट डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि वी कैन रफली डिवाइड सोनर नेटवर्क, रफली इसकी कैटेगरीज क्या है, तो कैटेगरीज में लीनियर, रिंग और मैश 3 नेटवर्क्स आते हैं।
अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो जाके सर्च कीजिएगा रिंग नेटवर्क, तो उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी, मतलब इनकी सब टाइप्स वगैरह। तो वो अगर आप हैंडआउट से करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। ये मैंने आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, अगर आपको पेपर में है तो आपने एज इट इज जस्ट ये 3 चीजें लिखनी है, जस्ट नाम पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है, अगर वो इसके आर्किटेक्चर पूछ लेता है तो वो सिग्नल्स है, डिवाइसेस है एंड कनेक्शंस है। तो ये आपने लिख देना है, ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब एक ये है 3 नंबर का और ये एक 3 नंबर का, जो भी आपको आ जाए। नेक्स्ट एक चीज मेन रहेगी कि सोनेट नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, तो वो वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास ओएसआई मॉडल, जो कि लेयर्स और डिवाइसेस पे मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट ईथरनेट की बात करते हैं। ईथरनेट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम कुछ चीज़ें करेंगे, सब टाइप्स वगैरह। इथरनेट में हमारे पास सबसे पहले 802.3 चैनल है, जिसमें 2 उसके सब टाइप्स हैं। एक डिजिटल है, बेस बैंड डिजिटल है, ये आपके सामने डिजिटल लिखा आ रहा होगा, और उसके बाद एक एनालॉग है। एनालॉग में आपके पास 10 ब्रॉड 36 है, और अगर हम देखें डिजिटल में 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस टी, 1 बेस 5 और 100 बेस टी है। अब ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 10 बेस 5 क्या होता है, तो ये थिक नेटवर्क होता है। 10 बेस 2 क्या होता है, थिन नेटवर्क। 10 बेस टी है, वो शायद कॉक्सल, अब याद नहीं है मुझे क्या था। नेक्स्ट है 10 बेस एक एफपी है, फाइबर। तो ये एमसीयूज में आ सकता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किए हुए थे। अब यहाँ पे जो चीज़ हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे वो हम जस्ट 10 बेस 5 और 2 को करेंगे। 10 बेस 5 है थिन इंटरनेट हमारे पास। थिन, अब इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 है, तो 2 का मतलब थिन है, अगर 5 होगा तो वो थिक इथरनेट होगा। अब थिन की बात करें तो द सेकंड इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड बाय IEEE 802 सीरीज। ये सीरीज याद रखिएगा, IEEE 802 सीरीज की जो सेकंड इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन थी वो थी 10 बेस 2 की, जिसको थिन इथरनेट कहा गया। पहली कौन सी थी, पहली थी थिक इथरनेट वाली, जो कि 10 बेस 5 थी, 10 बेस 5 थी। नेक्स्ट है आल्सो कॉल्ड, अच्छा इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि ये चीप है, मतलब जो 10 बेस 5 की कॉस्ट आती थी उससे बहुत ही सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, इनएक्सपेंसिव है 10 बेस 5 की बनिस्बत। नेक्स्ट है जैसे 10 बेस 5 या 10 बेस 2, ये दोनों ही बस टोपोलॉजी लैन रखते हैं। अगर आपके पास थिक आता है तो थिक में भी थिन आता है, तो थिन में भी इनकी जो टोपोलॉजी है वो बस यूज होती है, और लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 बेस 2 को कहते क्या है, थिन इथरनेट। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो एडवांटेज तो वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि रिड्यूस्ड कॉस्ट जो इसकी खर्चा आता है हमारे पास वो कम होता है, और इजी टू इंस्टॉलेशन, मतलब इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है हमारे पास कि शॉर्ट रेंज होती है, मतलब ये जस्ट 185 मीटर इसकी रेंज है, जबकि जो हमारे पास थिक इंटरनेट मतलब 10 बेस 5 वाला इंटरनेट है उसकी 500 मीटर होती है, इसकी 185 है, तो ये डिसएडवांटेज है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है स्मॉलर कैपेसिटी, जिस तरह इसका नाम थिनर केबल है तो उस लिहाज से इसकी कैपेसिटी भी थिन होती है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम थिक की बात करते हैं। थिक इंटरनेट में क्या है, द फर्स्ट ऑफ द, जो हमने थिन पढ़ा है उसमें लिखा था IEEE 803 सीरीज की जो थिक है वो सेकंड फिजिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये जो थिक इथरनेट है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो गई, थिन सेकंड है। फर्स्ट ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड डिफाइंड इन IEEE 802 मॉडल इज कॉल्ड 10 बेस 5, जिसको थिक इथरनेट कहते हैं या फिर थिक नेट भी कहते हैं। द नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द साइज, इसका जो नेम है वो इसके साइज से ही ड्राइव्ड किया गया है, जैसे थिक साइड है तो इससे हम लोग इसको थिक इथरनेट या थिक नेट कहते हैं। विच इज रफली द साइज ऑफ अ गार्डन hose and cannot be bent with hands. नेक्स्ट है 10 बेस 5 इज अ बस टोपोलॉजी। हमने 10 बेस 2 पढ़ा, वो भी बस टोपोलॉजी थी, उसमें भी लोकल एरिया नेटवर्क ही यूज होता है। दैट यूजेस बेस बैंड सिग्नलिंग एंड इसकी लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 500 मीटर है, और जो हमने पढ़ी थी इसकी 10 बेस 2 की उसकी 185 थी। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स की आती है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकेंगे, इनमें से काफ़ी MCQs भी बन सकते हैं, जैसा कि हमने थिक बेस 5 थिक होता है, बेस 2
थिन होता है 500 मीटर्स, थिक की है, थिन की है 185। इसके अलावा इनमें यूज़ क्या होता है, वो दोनों में बस टोपोलॉजी लैन यूज़ होती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये कौन सा मॉडल है, IEE 802 मॉडल है। इसके अलावा फर्स्ट कौन सा है, थिक है, सेकंड कौन सी है, थिन है। तो काफ़ी इसमें से MCQs बन जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात है जिसमें हम देखेंगे RG रेटिंग अडेप्टेड। अब आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर स्टूडेंट को इस तरह का आ रहा है, जिसमें एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 5 थिंग्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज आपको दी गई होगी, दूसरी दी गई होगी, तीसरी, चौथी और पांचवी, पांचों चीजें दी गई होंगी और उनकी कुछ ना कुछ खसूसियत, सब टाइप या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ पूछा गया होगा जो आपने लिखनी होगी और 5 नंबर आपको मिलने हैं, जो दो दो लफ्ज की है, एक एक लफ्ज का जवाब बनेगा। अब मे भी आपको इसका भी पूछ लिया जाए, तो ये मेरे सामने है तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको फर्ज करें यहाँ पे RG8 लिख देता है, RG9 लिख देता है, यहाँ RG11, RG58, RG59 और आपसे पूछ ले कि इनमें कौन से नेट यूज हुए हैं, कौन सी रेटिंग यूज हुई है, तो आपने जस्ट जवाब क्या लिखना है कि RG8 में थिक इथरनेट यूज हुआ है, 9 में भी थिक, 11 में भी थिक, 58 में थिन यूज हुआ है और 59 में TV यूज हुआ है। जस्ट ये आपके दो दो लफ्ज के आंसर होंगे जो आपको 5 मार्क्स दिला सकते हैं। इसके अलावा भी इसी तरह बॉक्स वाले 2 क्वेश्चन हमारे आगे भी आएंगे, नेक्स्ट हम कर रहे हैं उसमें आगे भी आएंगे, तो वो दोनों भी आपने कर लेने हैं। इन तीनों में से अगर तो आपको कोई 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे एक और चीज याद आ गई है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेट स्टैंडर्ड, बल्कि इसको सर्च ही करता हूँ, वहाँ पे और भी हमें डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक है हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेट और एक है फास्ट इथरनेट। स्टैंडर्ड इथरनेट में क्या होता है, उसमें स्पीड होती है 10 MB पर सेकंड और फास्ट में कितनी होती है, फास्ट में होती है 100 MB पर सेकंड। ये 2 चीजें थी, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद एक होता है गीगा बिट इथरनेट, उसकी 1 GB होती है और एक होता है 10 गीगा बिट इथरनेट, उसकी 10 GB होती है। तो ये एक MCQ आ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड की कितनी होती है इज इक्वल टू 10 MB होती है। नेक्स्ट आपके पास है फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट की कितनी होती है, उसकी 100 MB होती है। उसके बाद गीगाबिट की होती है आई थिंक 1 GB एंड 10 गीगाबिट की जाहिर सी बात है 10 गीगाबिट है तो फिर 10 GB आ जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, ये भी आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी MCQs जो इन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं वो आपको मैं इसी वीडियो में करवा रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेंगी, तो उसको भी लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर टू द कर्व के बारे में, फाइबर FTTC। अब इसमें 4 किस्म के नेटवर्क्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, FTTC, FTTB, FTTN, FTTH। पहला है फाइबर टू द कर्व, फाइबर टू द बिल्डिंग, फाइबर टू द नोड, फाइबर टू द होम। इसको हम करेंगे भी तरतीब के साथ और आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो फाइबर टू द कर्व में क्या होता है, कर्व नहीं, सबसे पहले नोड आता है, फाइबर टू द नोड आता है, ये होता है स्लो नेटवर्क, स्लो, और उसके बाद जो जो हम करते जाएंगे वो ऐसा ऐसा तेज नेटवर्क होता जाएगा। उसकी मैं वजह भी बताऊंगा कि ये तेज क्यों हो रहा है। अगर हम देखें तो हमें हर नेटवर्क में जो इंटरनेट मिल रहा है वो इधर से मिल रहा है, और यहाँ से मैं इरेजर यूज कर लूँ, यहाँ पे शायद पहले भी निशान लगाया है जिसकी वजह से आप लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने जो रेड रखा हुआ है, रेड का मतलब है कि जहां तक इसके पास जो आई है वो फाइबर की केबल आई है, फाइबर टू द नोड है ना, तो फाइबर की केबल हमारी यहाँ तक आई है। उसके आगे जो यूज हुई है केबल वो है हमारे पास कॉपर केबल। कॉपर केबल कैसे यूज हुई है, कॉपर केबल इधर गई है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो अपार्टमेंट तक हमारे पास जो कॉपर केबल यूज हुई है, तो ये आता है फाइबर टू द नोड। अब जो फाइबर टू द कर्व है वो तेज क्यों है, वो इसलिए तेज है कि जो इसमें कॉक्सियल केबल है वो हमें यहाँ तक मिल रही है, जो फाइबर केबल है वो यहाँ तक मिल रही है, उसके आगे हमारे पास फिर वही कॉपर केबल यूज हो रही है। और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट की, वो है फाइबर टू द बिल्डिंग।
अब बिल्डिंग से आपको लग रहा होगा कि जो हमारे पास फाइबर केबल है वो बिल्डिंग तक जाएगी, तो ये बिल्डिंग तक जाएगी फाइबर केबल, उसके आगे जो अपार्टमेंट्स में हमें फिर वही मिलेगी जो कि कॉपर केबल है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर टू द होम FTTH। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें अपार्टमेंट्स तक दी जाती है, मतलब अपने होम तक फाइबर केबल दी जाती है जो कि सबसे तेज नेट बन जाता है। यहाँ तक हमारे पास आ रही है फाइबर केबल, उसके आगे हमारे अपार्टमेंट्स के अंदर कॉपर केबल यूज होती है। तो ये 4 थी, ये आपको एब्रिविएशंस के तौर पे भी पूछी जा सकती है, FTTC, FTTB, FTTN, FTTH। तो ये भी ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये मैंने कोई 4-5 लिए थे एब्रिविएशंस, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने 50 प्लस एब्रिविएशन दिए हैं, उनमें भी ये मिल जाएंगे, लेकिन वो है कि पूरी बुक्स में से मैंने दिए थे और इकट्ठे दिए थे, उनमें से कोई भी आपको आ सकता है, लेकिन ये मेरे आज के पेपर में आए थे तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिए हैं कि जो आज के हैं, मतलब ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सो इनमें से आपको 2-3 आ सकते हैं, तो इसलिए वो मैंने यहीं पे लिख दिए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉप की। POP वैसे तो पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ पॉइंट, लेकिन जब वो पूछ लेता है इन टेलीफोन नेटवर्क, तो इन टेलीफोन नेटवर्क पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं POP को, तो याद रखिएगा POP स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ADSL की बात करें तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ARP की बात करें तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और BSS की बात करें बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब यहाँ पे एक हम ARP को थोड़ा डिफाइन करने चाहते हैं। ARP है क्या चीज़, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, में भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लूँगा। ईजी सा है, अगर आप थोड़ा सा देख लें, जाहिर सी बात है आप पेपर देना है तो उनमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है यहाँ पे, हमारे पास TCP IP प्रोटोकॉल हैं, जिनके आगे 2 सब टाइप्स बनती हैं। कौन कौन सी, एक नेटवर्क लेयर बनती है, 2 लेयर्स बनती हैं, और एक ट्रांसपोर्ट लेयर बनती है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है, IP, ARP, RARP, ICMP और IGMP। और ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सी है, TCP, UDP। अब एक तो आपको अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेटवर्क लेयर लिखें या ट्रांसपोर्ट लेयर लिखें, या फिर जैसे कि मैंने आपको बॉक्स वाला क्वेश्चन बना के दिया था, तो मुझे तो अब CS 101 में यही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो बॉक्स की शक्ल में ही पूछा जाएगा। अगर आपको लिख के दे दिया जाए IP, ARP, ये 3 लिख के दे दिए जाए या पांचों, और पूछा जाए कि ये नेटवर्क लेयर है या ट्रांसपोर्ट लेयर है, इनके IT प्रोटोकॉल्स फाइंड करें कौन से हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए अपने IP प्रोटोकॉल्स की 2 सब टाइप्स हैं, जो कि एक नेटवर्क लेयर है, दूसरी ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर कौन कौन सी है, TCP, UDP, और नेटवर्क लेयर कौन सी है, ये 5 6 इनको याद कर लेना है। और उसके बाद अगर एब्रिविएशंस की बात करें तो IP स्टैंड फॉर इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल, ARP है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP है इंटरनेट ग्रुप मैसेज कंट्रोल मैसेज और ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। TCP की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये आपको स्टैंड क्लास में भी, एब्रिविएशंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्लो कंट्रोल का, ये हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट वही क्वेश्चन जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बॉक्स के अंदर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें ये 5 दी गई थी वैल्यूज, और आगे पूछा गया था कि इनकी सब टाइप्स लिखें। सब टाइप्स क्या थी, ये भी उन्होंने खुद ही बताया था कि रैंडम है या कंट्रोल है, आपने बस ये बताना है कि इनमें से रैंडम कौन सी है और कंट्रोल क्या कौन सी है। तो अलोहा, पोलिंग दोनों रैंडम थी, और बाकी जो 3 है ये तीनों कंट्रोल थी। ये मैंने जवाब लिख दिया है, एज इट इज इसको याद कर लें। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, सब टाइप्स पूछी गई हो इन प्रोटोकॉल्स की, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा कि अलोहा रैंडम है, पोलिंग भी रैंडम है, टोकन CSM में या CSM में DA ये कंट्रोल एक्सेस है। तो आपने इसी तरह इसको लिखाना है। नेक्स्ट है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको बने ना बने MCQ जरूर बन जाएगा। ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स पूछे जाएंगे, तो ये कितने होते हैं, ये 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं हमारे पास। और कौन कौन से होते हैं, FDMA, TDMA और CDMA।
और इनकी साथ जो हमें 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो हमें इनकी एब्रीविएशंस भी साथ ही लिखनी होगी। एफडीएम में कौन सा है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और टीडीएम में कौन सा है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और सीडीएम में कौन सा है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसको भी एज इट इज याद कर लें। ये आपको 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और बाकी एब्रीविएशन तो बन ही गया है। अब एब्रीविएशन भी आपको वैसे याद हो जाएगा, तो अगर एमसीक्यूज में आता है तो वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट फिर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 वाला, जो मैंने आपको बताया कि इसमें मुझे पेपर में क्या चीज़ आई थी। पेपर में ये 5 चीज़ें आई थी और पूछा गया था कि ये किस चीज़ की सब टाइप्स हैं। अब मतलब सब टाइप, ये खुद सब टाइप नहीं है, ये किसी चीज़ की सब टाइप्स हैं। तो किन की है? नेक्स्ट मैंने 6 खुद से ऐड कर ली, क्योंकि मैंने जब आपके हैंडआउट से ढूंढा है तो वहाँ पे ये भी एक थी, तो मैंने कहा ये भी साथ लिख लूँ। मे भी आपको इनमें से किसी के रिवर्स में रेडियो वेव दे दी जाए। तो ये जो बेसिक टॉपिक है इसका ट्रांसमिशन डाटा मीडियम, ट्रांसमिशन मीडिया का टॉपिक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मीडिया। इसकी 2 सब टाइप्स हैं, एक गाइडेड मीडिया है और एक नॉन गाइडेड मीडिया है। उसके बाद गाइडेड मीडिया में कुछ चीजें आ जाती हैं और कुछ नॉन गाइडेड में आ जाती हैं। गाइडेड में कौन सी आती हैं? जो कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है, तो आपको भी पता है कि ये केबल्स में आती हैं तीनों चीजें। तो ये है हमारे पास गाइडेड मीडिया है। उसके बाद जो नॉन गाइडेड है वो माइक्रोवेव है, यूज होने वाली है, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, ये थोड़ी पुरानी कह ली है, यूज होने वाली है, तो ये नॉन गाइडेड में आ जाती है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है? क्वेश्चन उन्होंने किया कि हमने 5-6 चीजें दे दी हैं, ये किन चीजों के सब टाइप्स हैं। तो हम देख के आ रहे हैं कि कुछ गाइडेड की है और कुछ नॉन गाइडेड नहीं, यहाँ पे अनगाइडेड आएगा, कुछ अनगाइडेड की है। तो यहाँ पे जस्ट हमने आगे गाइडेड या अनगाइडेड लिखना था, इसके हमें 5 मार्क्स मिलने थे। तो मैंने अब लिख दिया है कोएक्सियल गाइडेड है, माइक्रोवेव अनगाइडेड है, ये भी अनगाइडेड है, और ट्विस्टर पेयर गाइडेड है, ऑप्टिकल फाइबर गाइडेड है और रेडियो वेव अनगाइडेड है। ये मैंने आपको एसटीएस क्वेश्चन भी समझा दिया है और इसके बेसिक कंसेप्ट क्या आता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है वो भी समझा दिया है। ये ट्रांसमिशन मीडिया लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको सब टाइप्स पूछी जाए तो ये 2 सब टाइप्स हैं, इसका मुकम्मल आपका मैंने डिटेल बता दी है। नेक्स्ट है हमारे पास टी लाइंस और ई लाइंस। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मुझे इसमें से एमसीक्यू दरअसल आया था, तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों को के साथ भी इसको शेयर कर दूं। टी लाइन से स्टार्ट करते हैं। दोनों तकरीबन सेम है, अगर आप एक को याद कर लेते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, बस इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। लाइक अगर टी लाइंस की बात करें तो DS0 DS1 आर द नेम्स ऑफ सर्विस। इस सर्विस का नाम है DS1 और 0। टू इम्प्लीमेंट दो सर्विस टेलीफोन कंपनीज आर यूज टी लाइंस। टेलीफोन कंपनीज इन सर्विस को यूज करने के लिए इसको टी लाइंस को यूज करती हैं। अब टी लाइंस है क्या? दीज आर द लाइंस विद कैपेसिटी मैच टू द डाटा रेस। जो टी लाइंस है वो टेलीफोन कंपनीज के यूज में है, और अगर ई लाइंस की बात करें तो वो यूरोपियन लोग जो यूज करते हैं उसको ई लाइंस कहा जाता है। वो हम ई लाइंस पे पढ़ेंगे। टी लाइंस में आपने याद क्या रखना है कि इसकी जो सर्विसेज लाइन है वो T1 है, T2 है, T3 है, T4। अब हर लाइन में क्या MB पर सेकंड रेट है और वॉइस चैनल का नाम क्या है, ये 2 चीजें मेन आपकी याद रखने वाली हैं कि रेट क्या है इसका MB पर सेकंड में और वॉइस चैनल का नाम क्या है। तो जो T1 है वो 1.544 है, जो T2 है वो 6.312 है, जो T3 है 44 है, जो T4 है वो 274 है। अब मैं साहब से आपको ये भी बताता चलूं कि आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मुझे जो ये क्वेश्चन आया था वो था एमसीक्यूज में पूछा गया था कि 44.736 कौन सी सर्विस लाइन में बनता है। T1, T2, T3, T4, ये चारों इसके एमसीक्यूज थे। तो आपको किसी भी तरीके से आ सकता है। मैंने अपना एमसीक्यू बता दिया कि मुझे इस तरीके से आया था। नेक्स्ट है हमारे पास ई लाइन को देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ई लाइन है। ई लाइन में भी ऐसा ही है। यूरोपियन यूज ऑफ वर्जन, यूरोपियन लोग यूज करते हैं वर्जन, इस वर्जन को टी लाइन्स कॉल्ड, उसको ई लाइन्स कहते हैं। जो अच्छा यूरोपियन यूज वर्जन टी लाइन, वही जो हम पीछे पढ़ के हैं उसी वर्जन को जब यूरोपियन यूज करते हैं तो उसको ई लाइन्स कहा जाता है। दीज आर कंसेप्चुअली आइडेंटिफाइड बट कैपेसिटी इज वेरी हाई। अच्छा, अगर इसमें बात करें E1, E2, E3, 4, तो इसमें जो रेट है MB पर सेकंड में वो सबके सेपरेट है। तो इसके भी आपने इसी तरह रेट से याद कर लेने हैं और वॉइस चैनल्स देख लेने हैं। मे भी आपको इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। मुझे तो ई लाइन्स में से नहीं आया, लेकिन आपको अगर आ जाए
तो मे बी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है। अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए बेस्ट फाइनल टर्म की और मिड टर्म की मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको फ़ायदा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाए। और प्रीवियस वीडियो की बात करें तो आपके फाइनल टर्म के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें बहुत डाटा ऐसा है जो मैंने मिस किया है, क्योंकि वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया था, तो काइंडली वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका कुछ मिस होता है तो फिर ये आप कहेंगे कि इस वीडियो में से वो चीज़ नहीं आई, तो वो प्रीवियस वीडियोस के लिए लाजमी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर इससे अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।